Hello students, I'm your Shilpa ma'am, taking your English. Today I'm going to teach you your grammar topic composition. Composition में हम 3 पार्ट देखेंगे. तो आपकी डाइजेस्ट में पार्ट 1 राइटिंग जहाँ पर लिखा है वो पेज निकालना और वहाँ लिखा हुआ है कंपोजिशन. उसमें है आर्टिकल, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ और डायरी एंट्री. ठीक है, तो आज तीनों हम देखने वाले हैं. The students will be asked to attempt a long piece of composition of minimum 100 to 120 words. वो लेंथ होनी चाहिए. The composition will be in the form of an article. आर्टिकल के रूप में ये composition यानी कि आप जो लिखते हैं वो होना चाहिए. The students may be provided with a और visual input. ठीक है, और आपकी डाइजेस्ट में मैं बता देती हूँ आपको कि कहाँ पर आपको देखना है. ओके, तो डाइजेस्ट में आपका जो पेज नंबर है कंपोजिशन 1 का, वो है पेज नंबर 24 पे. ठीक है, पेज नंबर 24, वहाँ पर पार्ट 1 राइटिंग वो लिखा हुआ है आपकी डाइजेस्ट में पेज नंबर 24. तो उसमें लिखा है कि द कंपोजिशन विल बी इन द फॉर्म ऑफ एन आर्टिकल. द स्टूडेंट्स में बी प्रोवाइडेड विथ अ वर्बल और विजुअल इनपुट. ठीक है, वर्बल यानी कि जो आपको दिया हुआ है, विजुअल इनपुट यानी कि टॉपिक पॉइंट जो है वो आपको दिया हुआ होगा और इसको एक्सप्लेन करके आपको ये बताना है. ठीक है, ओके. दे कैन टेक हेल्प फ्रॉम द गिवन इनपुट. इनपुट में जो आपको ब्रैकेट में जो दिया हुआ है हिंट, वो आप यूज़ कर सकते हैं. इसके इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं, नोट्स यूज़ करते हैं, एंड कैन एक्सपांड देम इन देयर ओन लैंग्वेज. ठीक है, आपकी लैंग्वेज में, आपकी भाषा में इसको आपको लंबा करना है. अप टू 100 to 120 वर्ड्स, 100 से 120 शब्द होने चाहिए. समटाइम्स द गिवन इनपुट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ फिगर. फिगर यानी कि चित्र. ठीक है, चित्र के रूप में कभी कभी दी होगी आपको इनपुट. फिगर यानी कि जो है ना न्यूमेरिकल. ठीक है, इस ऐसे फॉर्म में दिया होगा. कभी डायग्राम दिया होगा, पिक्चर दिया होगा, कभी डायग्राम यानी कि जो मैप आता है ना, नक्शा. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग दिया होगा और कभी कभी कार्टून के रूप में दिया होगा. तो उसको आपको पहले समझना है और फिर अपनी लैंग्वेज में इसको एक्सपांड करना है, यानी कि इसको विस्तृत करना है. द एम ऑफ द examiner by interesting an input is only to provide clues along which the article has to be developed. हाँ, आपको सिर्फ उसमें से क्लू लेनी है और कुछ नहीं. ठीक है, जिसकी वजह से आप ये आर्टिकल है उसको डेवलप कर सकें, उसका विकास कर सकें. द सब्जेक्ट ऑन विच द आर्टिकल कैन बी बेस्ड मे बी बर्निंग, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, एथिकल, बिहेवियरल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल इश्यूज. ठीक है, ये जो इसका जो टॉपिक है, वो सब्जेक्ट है, वो इस पर डिपेंड होगा. ये जो है वही सब्जेक्ट पर. ठीक है, you may be asked to write an article on any topic under the sun. ठीक है, you may be asked to write an article on any topic under the sun. ठीक है, तो आप कोई भी टॉपिक जो है वो लिख सकते हैं. ठीक है, पर ये जो पॉइंट है वो आपको याद रखने हैं और इसी पॉइंट पर आपको काम करना है. ठीक है, तो जनरल गाइडलाइंस फॉर आर्टिकल राइटिंग, उसके लिए जो गाइडलाइन है वो क्या है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है. ऑलवेज स्टडी द गिवन इनपुट. आपको जो पॉइंट दिए हैं पहले वो देखो, जो इन्फॉर्मेशन दी है वो देखो, और नोट्स, और जो नोट दी है वो केयरफुली देखो. पिक्चर है तो पिक्चर, फिगर है तो फिगर. ठीक है, कार्टून है तो कार्टून, डायग्राम है तो डायग्राम, वो पहले ध्यान से देखो. फिर अरेंज देम इन सिस्टमेटिक ऑर्डर. हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो पिक्चर दिए है वो सिस्टमेटिक ऑर्डर में नहीं दिया है, एट रैंडम दिए हैं. ठीक है, कोई पिक्चर यहाँ है, कोई यहाँ है, पहले इसको आप अरेंज करो. फिर है डेवलप ईच पॉइंट इन अ सिंपल ग्रामेटिकली करेक्ट लैंग्वेज. आपको एक तो सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी है, बट
ग्रामेटिकली वो करेक्ट होनी चाहिए। नंबर 4 है पॉइंट, योर आर्टिकल मस्ट प्रेजेंट योर आइडियाज नॉट इन स्केची बट इन अ कोहेरेंट एंड लॉजिकल मैनर। ठीक है, आपका आइडिया हवा में ऐसे उड़ता हो वैसा नहीं होना चाहिए, जैसे क्रमिक है, लाइन टू लाइन आने चाहिए, ऐसे होने चाहिए और सबकी समझ में लॉजिक मतलब आपका जो तर्क है वो भी किसी की समझ में आए, इस तरह से होना चाहिए। डेवलप योर राइटिंग इनटू पैराग्राफ्स, और आप जो आपका आइडिया है वो आप रजू कर रहे हैं वो पैराग्राफ वाइज करना, ताकि समझ में आए कि हाँ अभी आप ये समझे हैं उसके बाद ये समझे हैं, ऐसे। ठीक है, और लास्ट में है कन्फाइन योर सेल्फ टू द गिवन सब्जेक्ट। ठीक है, जो सब्जेक्ट जो विषय दिया है उसको न्याय मिले, इस तरह से आपका आइडिया होना चाहिए। सुपरफ्लुअस एंड अननेसेसरी डिटेल मस्ट बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट। दैट मीन्स आप भले आपकी फीलिंग्स बहुत सारी हों, पर इतनी सारी फीलिंग्स को आपको आर्टिकल में रजू करनी नहीं है। और फिर अननेसेसरी बिन जरूरी जो डिटेल है उसको भी आप अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए मैं आपका एक एग्जाम्पल इसका बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको ये है, टेकिंग हेल्प फ्रॉम इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड इन इन्वेंटिंग योर ओन आइडियाज, राइट एन आर्टिकल ऑन स्वच्छ भारत अभियान और क्लीन इंडिया कैंपेन। ठीक है, आप ऐसे जूम करके देखोगे तो सारे टॉपिक आपको, सारे पॉइंट आपकी समझ में आ जाएगा, या फिर आप अपनी डाइजेस्ट साथ में लेके बैठे ताकि 24-25 नंबर के पेज पर से आप ये देख पाए। ठीक है, अब देखो पॉइंट दिया है, स्वच्छ भारत अभियान अनाउंस्ड बाय द पीएम ऑन 15 अगस्त 2014, लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर, एड्रेस्ड पब्लिक रैली एट राजपथ, हिमसेल्फ स्वेप्ट a parking at Mandir Marg police station and payment in Valmiki Basti, aims to accomplish the vision Clean India by 2019, 3 million government employees and students to participate, responsibility of all 1.25 billion Indians, not only the responsibility of Safai Kamdar, mission beyond politics, inspired by पेट्रियोटिज्म एंड गुड रिस्पॉन्स ऑन द सोशल मीडिया। ठीक है, आप जिसने लिखा है उसका नाम राइट साइड में पहले आएगा, जो आर्टिकल जिसने लिखा है उसका नाम पहले आएगा। ठीक है, सबसे पहले तो हेडिंग आपको दिया हुआ है, वही हेडिंग हम लगाएंगे, स्वच्छ भारत अभियान और क्लीन इंडिया कैंपेन। कैंपेन यानी कि झुंबेश। ठीक है, अब जो अभिषेक है इसने ये आर्टिकल लिखा है, इसीलिए राइट साइड पे सबसे पहले उसने अपना नाम लिख दिया है। देखो अब पॉइंट का यूज़ करके ही उसने एक्सपांड किया है, विस्तृतीकरण किया है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड हिज नेशन वाइड क्लीनलीनेस कैंपेन। नेशन वाइड यानी कि राष्ट्र भर में। ठीक है, और क्लीनलीनेस कैंपेन यानी कि स्वच्छता अभियान, द स्वच्छ भारत अभियान और क्लीन इंडिया कैंपेन फ्रॉम द वाल्मीकि बस्ती ऑन 2 अक्टूबर 2014। देखो अब उसको कहीं भी लिखा हुआ है, हमने इसको सबसे पहले ला दिया कि उन्होंने शुरुआत की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ से की, तो वाल्मीकि बस्ती में, और कब की, 2 अक्टूबर 2014 को, उसको हम पहले ला दिया। फिर है उसके बाद उन्होंने क्या किया, एड्रेसिंग द नेशन एट द लॉन्च मोदी आस्क्ड, यानी कि नेशन को उस ये लॉन्च करते हुए, स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च करते हुए एड्रेस किया, संबोधित किया है पूरे राष्ट्र को। तो उन्होंने सबसे पहले क्या कहा, 1.25 बिलियन पीपल टू जॉइन द स्वच्छ भारत अभियान एंड प्रोमोट इट टू एवरीवन। उन्होंने कहा कि 125 करोड़ हमारी जो बस्ती है उन सबको इसमें पार्टिसिपेट होना है और इसको साथ सहकार देना है स्वच्छ भारत अभियान को। मोदी हिमसेल्फ, और लोगों को तो कहा, पर लोगों पर इफेक्ट कब पड़ेगी, जब वो खुद इसमें इन्वॉल्व हो गए। तो उन्होंने क्या किया, मोदी हिमसेल्फ, उन्होंने खुद स्वेप्ट अ पेमेंट एट वाल्मीकि बस्ती, अ कॉलोनी ऑफ सैनिटरी वर्कर्स। ठीक है, सफाई कामदारों की जो कॉलोनी थी वहाँ
उन्होंने खुद इसकी शुरुआत की स्वच्छ भारत अभियान की, झाड़ू लेके वहाँ पर वाल्मीकि बस्ती में सफाई की। यानी कि जो हरिजन लोग होते हैं जो हमारी सफाई करते हैं, तो उनकी एक कॉलोनी है, बस्ती है, तो वहाँ जाके उन्होंने खुद पहले ये किया। लॉन्चिंग द कैंपेन, मोदी reminded the people that cleanliness is not only the responsibility of the सफाई कामदास but also the responsibility of 1.25 billion Indians। और ठीक है, वहाँ सफाई करते हुए मोदी ने ये कहा कि लॉन्चिंग टाइम पे, यानी कि सफाई स्वच्छता अभियान का लॉन्च किया, उस वक्त उन्होंने वाल्मीकि बस्ती में सफाई तो की, पर उन्होंने क्या याद दिलाया लोगों को कि ये जो सफाई है वो सिर्फ सफाई कामदारों की जवाबदारी नहीं है, पर हमारे 125 करोड़ जनता की भी जवाबदारी है। द प्राइम मिनिस्टर assured द नेशन दैट स्वच्छ भारत अभियान इज बियॉन्ड पॉलिटिक्स। ठीक है, और उन्होंने ये खातरी दी कि राजकारण से ऊपर है, इसमें कोई राजकारण नहीं है। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो स्टार्टेड अ सोशल मीडिया कैंपेन। ठीक है, इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया में भी ये झुंबेश शुरू की। He invited 9 people to join the campaign and they would invite another 9 people। और उन्होंने ये कहा कि एक जो सफाई करता है वो 9 लोगों को लाए, और वो 9 लोग मतलब 9 में जो पहला है वो भी 9 लाए, दूसरा है वो भी 9 लाए, ऐसे ऐसे करके 9 मतलब 10 पीपल होके ग्रुप बनेगा, तो बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये कहा उन्होंने। He invited 9 people to join the campaign। उन्होंने इन्वाइट किया 9 लोगों को कि मेरे साथ आप ज्वाइंट हो जाओ ये जुम्बेश में। एंड दे वुड इन्वाइट, और वो जो 9 है वो भी ऐसे 9 लोगों को इन्वाइट करें और ऐसे जुम्बेश शुरू करें। He invited मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। उन्होंने सचिन तेंदुलकर को इन्वाइट किया। बॉलीवुड स्टार्स आमिर खान को इन्वाइट किया, प्रियंका चोपड़ा को, सलमान खान को, योगा गुरु बाबा रामदेव को, एंड इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक द अंबानीज। और अंबानी जैसे जो उद्योगपति हैं उनको भी इन्वाइट किया, ताकि बड़े बड़े लोगों को और सेलिब्रिटीज़ को देख के आम जनता है वो भी इसमें ज्वाइंट हो। द प्राइम मिनिस्टर शोड हिज डीप कंसर्न एट मदर्स एंड डॉटर्स गोइंग इन द ओपन टू रिलव देमसेल्व्स। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर शोज हिज डीप कंसर्न, उनका जो ख्याल है वो गहरी तरह से माँ दीकरी के जैसे साथ मिलके काम करते हैं वैसे उन्होंने बताया। ठीक है, मदर्स एंड डॉटर्स गोइंग इन द ओपन टू रिलीव देमसेल्व्स। More than 60% people in the India defecate in the open। ठीक है, उन्होंने ये भी कहा कि 60 का पब्लिक जो है वो फ्रेश होने के लिए खुले में जाती है। तो माँ दीकरी जो जाती है, मतलब औरतें, बेटियाँ, बहनें, वो जो बाहर फ्रेश होने के लिए, यानी कि हाँ वही जो आप समझे वो, तो उसके लिए जो बाहर खुले में जाते हैं वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी वहाँ पर सेफ्टी नहीं है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? कंस्ट्रक्टिंग टॉयलेट्स इन स्कूल्स एंड विलेजेस। गाँव में और स्कूलों में टॉयलेट बनवा दिए, पर्टिकुलरली फॉर गर्ल्स एंड वीमेन, स्पेशली किसके लिए? लड़कियों के लिए और स्त्रियाँ के लिए। ठीक है, विमेन वुड बी द टॉप प्रायोरिटी फॉर द गवर्नमेंट, और सरकार के लिए ये सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस थी, चॉइस थी। द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो प्लेस्ड टू पीपल सेइंग आई वुड नॉट लिटर एंड वॉन्ट अलाउ एनी टू डू सो। ठीक है, उन्होंने क्या कहा? आई वुड नॉट लिटर एंड वॉन्ट अलाउ एनी वन टू डू सो। मैं अज्ञात रहना नहीं चाहता, मतलब अभन रहना नहीं चाहता, और किसी को रहने भी नहीं दूंगा। ठीक है, ताकि सबकी समझ में आए और सब लोग ऐसे करें, सबको ये ज्ञान बांटते रहो और सब ये करें, ताकि सारी लेडीज़ जो है उनकी सेफ्टी उसमें हो जाए। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट हमारा देखते हैं, और वो है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, पेज नंबर 28, और वहाँ पर है अंडर दिस हेड you may be asked to recount an event, incident that you have experienced।
ठीक है। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ जो है उसके द्वारा आपने जो फिल किया है, आपने जो अनुभूति की है, अनुभव किया है, वो आप लिख पाए उस इंसिडेंट को, उस इवेंट को, इसके लिए ये दिया गया है। इट इज़ अ फर्स्ट पर्सन अकाउंट ऑफ द इवेंट और इंसिडेंट। फॉर्मेट है, सबसे पहले इसका हेडिंग होना चाहिए, फिर राइटर्स नेम एंड उसका जो क्लास है वो होना चाहिए। लैंग्वेज शुड बी सेमी फॉर्मल, ट्राई टू बी simple but attractive and appealing. Avoid displaying your linguistic ability. ठीक है, तो आपकी जो एबिलिटी है उसको हमें दिखाना है, पर ज़्यादा जो ओवर स्मार्ट कहते हैं वो वाली हमें नहीं करनी है। ठीक है। हिंट है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अबाउट इंसिडेंट या एक्सपीरियंस, डेट टाइम होना चाहिए, वेन्यू यानी कि प्लेस होना चाहिए इंसिडेंट का, एक्सपीरियंस यानी कि जो अनुभव आपको हुआ है वो होना चाहिए, सीक्वेंस होनी चाहिए, क्रमिक होना चाहिए, एक्शन जो है इंसिडेंट की वो क्रमिक होनी चाहिए, हवा में ऐसे तैरती नहीं होनी चाहिए, फिर रिएक्शन टू द इंसिडेंट और उस इंसिडेंट का असर क्या हुआ, ठीक है, वो होना चाहिए। तो उसमें भी एक मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे देती हूँ, पेज नंबर 28 पर। Taking the information given below in the input, develop it into a paragraph up to 100 to 150 words and you can invent your own details. ठीक है, तो कहते हैं कि जो डिटेल हिंट दी है उस हिंट के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं और आप खुद लिख सकते हैं, तो हिंट की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले है स्टोरी जो है द फन दे हैड, लेसन हमारा आगे हम पढ़ चुके हैं। ईयर 2157, 2157 की साल की बात है। नो सेपरेट बिल्डिंग्स, स्कूल के सेपरेट बिल्डिंग नहीं है। नो ह्यूमन टीचर भी वहाँ नहीं है। नो प्रिंटेड बुक्स भी नहीं है। जैसे अभी हम वर्चुअल क्लास पढ़ रहे हैं वैसे ई बुक्स वहाँ पर होगी, टीवी स्क्रीन होगी, मैकेनिकल टीचर होगी। स्लॉट टू पुट होमवर्क सबमिट कराने के लिए एक वो स्पेशल स्पेस होगा, वहाँ पर ही हमें जाके करना है। नो फन एंड रोमांस ऑफ ओल्ड स्कूल्स में जैसे मज़ा आती थी वैसी मज़ा नहीं होगी। एंड नॉट सेम लर्निंग, और एक जैसा ही सेम जो होता है वैसा ही सबको पढ़ना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं होगा। सबकी अपनी बुद्धिमत्ता के अकॉर्डिंग सब अलग अलग क्लास में हो सकते हैं। जैसे कि 14 ईयर का बच्चा जो 9th स्टैंडर्ड में होना चाहिए, उसकी अगर IQ ज़्यादा है तो वो 9th की जगह 10th में भी हो सकता है, 11th में भी हो सकता है। जैसे जैसे वो एग्ज़ाम क्लियर करता जाता है वैसे वैसे आगे जाता जाएगा। कम ज़रूरी नहीं है कि पूरे 1 साल तक उसको 9th स्टैंडर्ड में ही रहना पड़े। ठीक है, ओके, चलो तो हमारे जो फ्यूचर स्कूल है उसके बारे में हम बोलते हैं, आगे जाते हैं। थोड़ा कट हो गया है तो आप डाइजेस्ट साथ में रख के उसमें से देख लेना। ठीक है, मैं पढ़ती तो हूँ, आप अगर करेक्शन करना चाहते हैं तो साथ साथ में कर देना। द स्टोरी द फन दे हैड डील्स विद द स्कूल्स, ठीक है, स्कूल से संबंध रखती है ये स्टोरी। दैट विल फंक्शन इन द ईयर 2157, जो 2157 में कार्यरत होगी। दे विल हैव नो सेपरेट बिल्डिंग, उनके पास कोई अलग बिल्डिंग नहीं होगा स्कूल का। ओनली अ बेडरूम विल सर्व द पर्पस, यानी कि ये जो हेतु है वो हमारा बेडरूम है, वही बेडरूम है या ड्राइंग रूम है, वही फुलफिल करेगा। द टीचर्स विल नॉट बी लिविंग ह्यूमन बींग्स, और जिंदा इंसान नहीं होंगे टीचर जो होंगे वो। देयर विल बी नो प्रिंटेड बुक्स, और अभी जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे प्रिंटेड बुक्स भी नहीं होगी। दे विल बिकम इररिलेवेंट, ठीक है, दे विल बिकम इररिलेवेंट, यानी कि जो स्क्रीन होगी उसी पर ऐसे पेज टर्न होते जाएंगे, चेंज होते जाएंगे। ठीक है, टीवी स्क्रीन्स विल हैव मिलियंस बुक्स ऑन इट, टीवी स्क्रीन के ऊपर बहुत सारी बुक्स टर्न बाय टर्न आती रहेगी। द मैकेनिकल टीचर विल हैव अ स्लॉट वेयर होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स विल बी पुट, ठीक है, बाकी स्कूलों में अभी जैसे होता है वैसे होमवर्क है, उनका जो टेस्ट पेपर है वो सब उस स्लॉट में सबमिट कराना होता है। ओनली द पंच कोड लैंग्वेज विल बी यूज्ड,
और वहाँ पर जो लैंग्वेज है वो कोडिंग, अभी भी आपको ऐसे बोलते हैं कि कोडिंग सीखो, क्योंकि कोडिंग आगे बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वही लैंग्वेज यूज़ होगी। ऑल स्टूडेंट्स विल नॉट लर्न द सेम थिंग, ठीक है। एक ही चीज़ सारे बच्चे नहीं लर्न करेंगे, उनकी आईक्यू के अकॉर्डिंग वो लर्न करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। Hence, I think they will not be able to help each other. इसीलिए वो एक दूसरे को मदद करने के लिए मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो कुछ और पढ़ रहे होंगे, उसकी एज के सेम उसका जो फ्रेंड है वो कुछ और पढ़ रहा होगा, तो एक दूसरे को हेल्प नहीं कर पाएंगे। द मैकेनिकल टीचर विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द मेंटल लेवल ऑफ ईच स्टूडेंट। उनका जो मैकेनिकल टीचर है वो बच्चों को आगे ऐसे ले जाएगा, उनका जैसे आईक्यू यानी कि मेंटल लेवल जैसे है वैसे। विदाउट ग्रांड बिल्डिंग्स एंड ह्यूमन टीचर्स, द सो कॉल्ड स्कूल्स इन फ्यूचर विल लॉस द फन एंड रोमांस ऑफ द गुड ओल्ड स्कूल्स, ठीक है। जैसे कि स्कूल का बिल्डिंग नहीं होगा, ह्यूमन टीचर यानी कि इंसान नहीं होगा, टीचर जो है वो इंसान नहीं होगा, रॉबोट होगा, तो ऐसे स्कूल का, पुरानी स्कूल का जो कॉन्सेप्ट था, मज़ा था और ठीक है वो क्वालिटी थी, वो नहीं रहेगी अब हमारे फ्यूचर स्कूल में 2157 में, ठीक है, उसकी बात है। तो पार्ट 2 में आपका सेकंड टॉपिक भी फिनिश होता है, अब थर्ड पे आते हैं और थर्ड टॉपिक है डायरी एंट्री, ठीक है। डायरी एंट्री जो है उसमें ये है, डायरी एंट्री के लिए आपको आपका पेज नंबर बता देती हूँ, पेज नंबर 30। डायरी एंट्री में ऐसे है कि जो डेली डायरी लिखते हैं कि आज क्या हुआ, क्या क्या फिल किया, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, उन सब की बातें हैं। तो ये रिकॉर्ड में रहती है, जब भी हम खोल के देखते हैं तो वही इंसिडेंट हम फिर से जीते हैं, ठीक है। तो डायरी राइटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट पर्सनल एंड इनफॉर्मल कैटेगरीज ऑफ राइटिंग, ठीक है। राइटिंग का एक प्रकार है। अ डायरी राइटिंग can be based on an experience, a scene, a description or narration of certain event or any other thing or activity, ठीक है। इन सब पे वो डिपेंड होता है। That the writer considers worth writing in his personal diary. लिखने वाले को ये इम्पोर्टेंट लगता है, उसकी कीमत लगती है कि मैं डायरी में लिखूँ तो ये अच्छा रहेगा, वही वो उसकी डायरी में लिखता है। In the examination, the question on diary writing is aimed to test your imaginative, creative and expressive skills. और ये डायरी एंट्री आपकी एग्ज़ाम में पूछी जाए तो वो किस लिए पूछी जाएगी, तो उसका इंटेंशन ये होगा कि वो आपकी इमेजिनेशन को देख पाएंगे, आपकी क्रिएटिविटी को देख पाएंगे कि आप कितना सृजनात्मक हैं, और आपकी एक्सप्रेसिव स्किल को आप कैसे रजू करते हैं, कैसे व्यक्त करते हैं, उस कौशल्य को देख पाए, इसके लिए ये डायरी एंट्री एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो इसकी गाइडलाइन कुछ इस तरह से है कि अ डायरी एंट्री हैज़ नो फिक्स्ड फॉर्मेट और स्टाइल ऑफ राइटिंग, हाउएवर अ गुड डायरी एंट्री डज कंटेन द फॉलोइंग फीचर्स। फिर भी इसमें ये 5 फीचर यानी लक्षण इसमें होने चाहिए। अ गुड डायरी राइटिंग कंटेन्स द प्लेस, द डेट, द डे एंड इवन द टाइम ऑफ राइटिंग। इसमें ये होना चाहिए, एक स्थल होना चाहिए, फिर तारीख होनी चाहिए, दिन होना चाहिए और टाइम होना चाहिए कि आप जो लिखते हैं वो इंसिडेंट कब हुआ था, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आगरा 20 जुलाई 2020 फ्राइडे और 8 PM, रात के 8 बजे की बात है जब आप डायरी में लिख रहे थे उस इंसिडेंट के बारे में, तो 8 बजे लिख रहे थे। सेकेंड है, अ डायरी डजंट नीड एनी फॉर्मल हेडिंग, हाउएवर इट इज़ ऑप्शनल, ठीक है। वैसे उसको कोई हेडिंग नहीं चाहिए, पर अगर आप कुछ और देना चाहते हैं तो ये ऑप्शनल है। इफ़ यू वांट यू कैन गिव अ सूटेबल हेडिंग, अगर आप चाहते हो तो हेडिंग रख सकते हो, अदरवाइज इसकी इट्स नॉट नेसेसरी। द स्टाइल एंड टोन इज़ जनरली इनफॉर्मल एंड पर्सनल, ठीक है। डायरी जो आप लिखते हैं वो फॉर्मल नहीं लिखनी पड़ती, जैसे कि फॉर्मल लेटर लिखते हैं वैसे ये लैंग्वेज यूज़ नहीं करते, आप थोड़ा इनफॉर्मल बन जाते हैं, पर्सनल बन जाते हैं, तो इट्स डजेंट मैटर।
हाउएवर इट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट, ठीक है, पर सब्जेक्ट सही होना, विषय जो है उसको अटैच होना चाहिए। समटाइम्स द टोन कैन बी फिलोसॉफिकल एंड रिफ्लेक्टिव टू, कभी कभी वो जो फिलोसॉफिकल होते हैं इसके अकॉर्डिंग भी हो सकता है, और रिफ्लेक्टिव यानी कि जो इसका जो रिफ्लेक्शन होता है, असर उसकी क्या होती है इस पर भी डिपेंड होता है। यू कैन फ्रीली एक्सप्रेस योर व्यू पॉइंट्स एंड फीलिंग्स। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इनफॉर्मल है, तो आप बेझिझक आपके जो व्यू पॉइंट है, आपकी दृष्टिकोण है, उसको, आपकी फीलिंग्स को आप रजू कर सकते हैं। ऐसे डायरी इज राइटर्स पर्सनल डॉक्यूमेंट, क्योंकि ये जो लिखने वाला है उसका ये पर्सनल डॉक्यूमेंट है। द डायरी एंट्री डजेंट नीड एनी सिग्नेचर, और उसमें कोई साइन नहीं चाहिए। इट इज़ टोटली ऑप्शनल, नीचे किसने लिखा है वो नाम अगर आप लिखना चाहते हैं तो सही है, नहीं लिखना चाहते हैं तो भी सही है। फिफ्थ उसका जो पॉइंट है वो ये है कि यू कैन इवॉल्व योर ओन सुटेबल स्टाइल डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक ऑफ योर राइटिंग, ठीक है, आप अपने स्टाइल से वो डायरी एंट्री लिख सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने लिया है पेज नंबर 31 का, उसमें लिखा है यू पेड अ विजिट टू एन ओल्ड होम, यानी वृद्धाश्रम की मुलाकात पे आप जाते हैं विथ अदर एनएसएस वॉलंटियर, यूजिंग द हिंट्स गिवन बिलो टुगेदर विथ योर ओन आइडियाज़, ठीक है, हिंट को तो आप यूज़ कर सकते हैं पर आपके अपने आइडिया भी आपको इन्वॉल्व करने हैं। मेक अ डायरी एंट्री ऑफ व्हाट यू सो, आपने क्या देखा और क्या अनुभव किया, अनुभूति क्या हुई आपको, ये सब इसमें मिक्स करके आप डायरी एंट्री लिख सकते हैं। तो ओल्ड होम है, मोस्टली सीनियर सिटीजन्स अबाउ 60 के थे, पीसफुल सराउंडिंग था, स्पेसियस था यानी कि विशाल जगह थी, क्लीन रूम से एंड बाथ्स यानी कि टॉयलेट जो थे वो भी क्लीन थे, रूम जो वो भी क्लीन थे, रेगुलर मेडिकल चेकअप होता था, अ गुड लाइब्रेरी भी थी वहाँ पर पढ़ने के लिए, मीन्स ऑफ रिक्रिएशन यानी फिर से उनका सर्जन होता था, इस तरह का कुछ माहौल था, अ होम अवे फ्रॉम होम, और ये जो ओल्ड एज होम था वो घर से बहुत दूर था, ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि घर से दूर रहकर भी एक घर अपना है ऐसा उनको फील कराता था। तो सबसे पहले मैंने जैसे कहा कि प्लेस लिखना है, तो ये भिवाड़ी का है, भिवाड़ी प्लेस का नाम लिखा है, डेट है 10 मार्च 2020, डे है मंडे, और जब ये डायरी लिख रहे हैं तब 4 बजे थे शाम का। डियर डायरी, ठीक है, डियर डायरी ऐसे हेडिंग लगता है क्योंकि हम डायरी में ये सब लिख रहे हैं। विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द जॉइंट फैमिली सिस्टम, ठीक है, विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द जॉइंट फैमिली सिस्टम द ओल्ड पीपल फाइंड देमसेल्व्स डिजर्टेड एंड अलोन, ठीक है, जैसे कि जॉइंट फैमिली में होता है वैसे नहीं होता है, जो अलग सेपरेट फैमिली होती है, सोलो फैमिली, सेपरेट फैमिली, तो उसमें ऐसे होता है कि ओल्ड पीपल जो होता है वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट इन द इवनिंग ऑफ देयर लाइव्स, और ये उनके जीवन की शाम यानी कि उनकी जो लाइफ है उसकी लास्ट वाले जो ईयर हैं वो बदनसीबी से ऐसे होते हैं। दे आर नॉट लुक्ड आफ्टर बाय देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चों द्वारा उनकी देखभाल नहीं होती है, ये बदनसीबी है उनकी। द कॉन्सेप्ट ऑफ ओल्ड होम्स इज़ फॉर सच ओल्ड पीपल, और ये जो वृद्धाश्रम का जो ख्याल है, कॉन्सेप्ट है, वो ऐसे लोगों के लिए है जिनके बच्चे उनकी देखभाल नहीं कर पाते हैं, उनकी जो ढलती संध्या के उनके जीवन की जो पिछले वाले जो ईयर होते हैं उनको कैसे बिताए, उनके लिए ये सब है। आई मेड इट अ पॉइंट टू विजिट द ओल्ड होम एट भिवाड़ी, ठीक है, तो मुझे लगा कि मुझे भी ऐसे ओल्ड एज की विजिट करनी चाहिए और मैं वहाँ पर गया। द होम इज़ सिचुएटेड एट अ पीसफुल प्लेस, एकदम शांत जगह पे वो आया हुआ था। द बिल्डिंग इज़ सिंपल बट स्पेशियस एंड क्लीन, जो उसका मकान था वो वैसे कोई खास उसका कंस्ट्रक्शन नहीं था, सिंपल था, पर खुली खुली जगह थी और एकदम नीट एंड क्लीन था। इट सीम्स टू बी एन आइडियल
प्लेस फॉर द सीनियर सिटीजन। ऐसा लगता था कि जो सीनियर सिटीजन हैं यानी कि वृद्ध लोग हैं, उनके लिए ऐसी जगह एक आदर्श जगह मानी जाती है। A doctor visits a home daily to check up the senior citizens. सीनियर सिटीजन की तबीयत नरम गरम रहती है तो डॉक्टर ऑलवेज वहाँ पर आके उनकी मुलाकात लेते थे, उनको चेक करते थे। There is a permanent nurse employed to look after and give them medicine on time. वहाँ पर परमानेंट एक नर्स थी जो उनकी देखभाल करे और उनको टाइम टू टाइम मेडिसिन दे। The home has a good library and several means of recreation. ठीक है, यस वहाँ पर उनको रीडिंग के लिए उनका ध्यान वहाँ पर डाइवर्ट हो जाए, उनके घर पे न रहे, बच्चों पे न रहे, इसलिए अच्छी अच्छी बुक्स भी वहाँ रखी थी लाइब्रेरी में जो वो पढ़ते थे। एंड सेवरल मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, ऑल द इनमेट्स शोड देयर पेरेंटल लव बाय इंसिस्टिंग ऑन हैविंग लंच विथ अस। ठीक है, और क्या कहा उन्होंने कि सेवरल मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, ऑल द इनमेट्स यानी कि वहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग थे वो ऐसे बता रहे थे देयर पैटर्नल लव यानी उनके माँ बाप को जैसा प्यार करते हो वैसे ही वो इन वृद्धों को प्यार करते थे। बाय इंसिस्टिंग ऑन हैविंग लंच विथ अस, और उनके साथ हमारे साथ उन्होंने लंच भी लिया। व्हाट अ सेटिस्फाइंग एंड रिवॉर्डिंग विजिट इट वॉज टू मीट अवर ग्रैंड पास एंड ग्रैनीज। ठीक है, तो हमारे दादा दादी उन सब को मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा और मन को एक संतोष हुआ कि हम ऐसे पेरेंट्स को मिल पाए जिनको अपने बच्चों का प्यार नहीं मिलता है और हमने बच्चे बनकर उनको वो प्यार दिया। ठीक है, तो ये जो डायरी है वो सोनू ने लिखी है। तो वहाँ पर नीचे मैंने पहले भी आपको बताया कि ऑप्शनल है, उसमें लिखना कंपलसरी नहीं है। ऑब्वियसली हमारी डायरी है तो हमने इसमें लिखा होगा, कोई और तो लिखने नहीं आया होगा। पर अभी सोनू ये जता रहा है कि सोनू ने अपनी डायरी में ये लिखा था, इसीलिए नीचे नेम लिखा है। अदरवाइज़ आप जो डायरी लिखते हैं उसमें आपका नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम अपना कंपोजिशन जो कंपोजिशन 1 है उसमें पार्ट 1 राइटिंग का जो कंपोजिशन 1 है उसकी हमने 3 टॉपिक लिए, आर्टिकल, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, फिर पर्सन, प्लेस, इवेंट की डायरी एंट्री। 3 टॉपिक हमने लिए हैं। आप एक्स्ट्रा एक हर किसी में से एक एक्स्ट्रा लिख के मुझे बताओगे। ठीक है, नोटबुक में एक लिखना है, एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, आपको जो भी पसंद है वैसा एक आपको लिखना है और मुझे दिखाना है। ओके, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।